नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर संख्या 2 के बारे में। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दूं, इससे पहले आप लोगों ने सिलेबस डिस्कशन की पूरी वीडियो देखी होगी, यानी कि जिसमें हम पाठ्यक्रम का विश्लेषण करे थे कि हमको कैसे कैसे चैप्टर्स में हम चीजों को समझेंगे, किस तरीके से हम अध्ययन करने वाले हैं। ये चीजें मैंने आपको, और क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए पिछले 3-4 वर्षों में परीक्षाओं में, रिपीटेड टॉपिक कौन से हैं, वो सब मैंने सिलेबस डिस्कशन के दौरान आपको बता दिया था। आज का जो वीडियो है बेसिकली इसमें हम चर्चा करेंगे चैप्टर संख्या 2 के बारे में। और इससे सिलेबस के बाद में हमने चैप्टर संख्या 1 को भी देखा था, जिसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, एक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बताया था। आज का जो लेक्चर है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो राजनीतिक प्रवृत्तियां रही बेसिकली, ठीक है, उस राजनीतिक प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं आने वाला है। मैं ऐसे नोट्स तैयार किया हूं, उसके माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा में क्वेश्चंस भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हो चाहे लिखित टाइप की परीक्षा हो, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हो, दीर्घ उत्तरीय हो, लघु उत्तरीय हो, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के हो, सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित रहेगा। तो पॉलिटिकल साइंस बीए प्रथम सेमेस्टर प्रथम वर्ष की बात मैं कर रहा हूं, चैप्टर संख्या 2, जिसमें आपको क्या पढ़ना। वैसे आपका पेपर का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप पढ़ रहे हैं, तो इसका सबसे पहले चैप्टर संख्या 2 में क्या पढ़ना है, भारतीय राजनीतिक प्रवृत्तियां भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरीके से भूमिका निभाती हैं, इसका परिचय समझते हैं राजनीतिक प्रवृत्तियों का। देखें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की यात्रा केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक राजनीतिक चेतना का क्या था, क्रमिक विकास था, एक सिस्टमेटिकल डेवलपमेंट था। किसका? एक पॉलिटिकल चेतना का। ठीक है, एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का, यानी कि राजनीतिक चेतना किस तरीके से भारतीयों के मन में जागना शुरू हुई, वो आप देखते हैं शुरुआत से 1857 की क्रांति के बाद से ही राष्ट्रवाद की भावना तो प्रबल हो ही जाती है, साथ ही साथ में एक पॉलिटिकल प्रवृत्ति भी आने लगती है। इस आंदोलन के दौरान विभिन्न राजनीतिक प्रवृत्तियां उभर करके सामने आईं, जिनका स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा और स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, आंदोलनों के माध्यम से तमाम प्रकार के जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के माध्यम से तमाम प्रकार के जो है प्रवृत्तियां जो सामने आई, ठीक है, उभर करके भारतीय लोगों में, भारतीय जनमानस में, उन्हीं प्रवृत्तियों के बारे में हमको पढ़ना है। उन प्रवृत्तियों को मैं पूरा सिस्टम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। इन प्रवृत्तियों ने ही भारत के लोकतांत्रिक और वैचारिक ढांचे की नींव डाली, और आज जो अपना भारत देख रहे हैं, जो संविधान का निर्माण हुआ, इन्हीं राजनीतिक प्रवृत्तियों के आधार पर ही हुआ है। वो राजनीतिक प्रवृत्तियां कैसे कैसे उदय हुई, कैसे कैसे सामने आई, आइए उन्हीं को जानने का प्रयास करते हैं। समझे, सबसे पहली जो प्रवृत्ति रही है, जब बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जो पहला एक प्रकार से चरण है 1857 की क्रांति, उसके बाद में 1858 का अधिनियम आता है। मैंने आपको ये चीज समझा रखी है। 1858 के अधिनियम में क्या हुआ कि ब्रिटिश सत्ता जो है, जो कंपनी के हाथों में थे भारत का शासन, अब वो कंपनी के शासन, जो भारत की कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन भारत पर कर रही थी, अब वह कंपनी शासन ना करके कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन चला जाता है। और अब जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन चला गया है। फिर उसके आप देखते हैं 1857 के बाद में एक दूसरी घटना होती है, आईएनसी की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में बंबई में पढ़ता है, वहीं पर स्थापना होती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कांग्रेस का मतलब होता है शक्तिशाली लोगों का संगठन। अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम नाम के एक विद्वान थे, भारत में ही रहते थे, विदेशी थे। उन्होंने ही सलाह दिया भारतीयों को कि अगर आप एक संस्था के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे अंग्रेजों के समक्ष, अंग्रेज हमारी बातों को समझेंगे और उस पर अमल करेंगे, लेकिन जब एक एक व्यक्ति बात बोलेगा तो उसको नहीं सुना जाएगा। इसलिए एक पार्टी का गठन किया जाए, और उस पार्टी को बनाया गया आईएनसी के नाम से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से। और इस तरीके से उस पार्टी का गठन हो जाता है। पार्टी के गठन के बाद में होता क्या है बेटा, कि वहां पर जो अब राजनीति कि जैसे कोई पार्टी होगी, तो वो सरकार से किस तरीके से, सरकार से एक मापदंड पर, एक मूल्यों पर, या एक सिस्टम से बातचीत करेगी। ठीक है, उदारवादी प्रवृत्ति के साथ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखने का प्रयास, उदारवादी प्रवृत्ति यानी मॉडरेट ट्रेड, जो एक प्रकार से ट्रेड की टेंडेंसी है,
जिसको नरम दल के नेता कहते हैं। कांग्रेस में दो दल आपको देखने को मिलते हैं, एक नरम दल, एक गरम दल। तो जो नरम दल के विद्वान हैं, जैसे कि डब्ल्यू सी बनर्जी पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, व्योमेश चंद्र बनर्जी कहा जाता है उनको, और दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। ये सब बेसिकली अपनी बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लेते थे, अपना आराम से लिखते थे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते थे, मतलब कि अपनी बातों को बहुत ही सरल ढंग से अंग्रेजों तक पहुंचाने का काम करते थे उदारवादी प्रवृत्ति के लोग। और जब गरम दल का विकास होता है, गरम दल के नेता आते हैं लाल बाल पाल, उन्होंने एक नई विचारधारा दी और एक अंग्रेजों से अपने हक की बात को छीन लेने के लिए भी एक प्रकार से बात करी। तो वो सब चीजें हैं। तो उदारवादी प्रवृत्ति देखिए मुख्य विशेषताएं इसकी क्या रही। पहली विशेषता उदारवादियों की ये रही कि यह प्रवृत्ति 1885 में चूंकि आईएनसी की स्थापना हो जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष है। दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक भी लिखी। 1885 से 1905 का जो समय काल है, लगभग मानकर चलो कि ये 20 सालों का समय काल जो है, उदारवादियों का दबदबा इसमें कायम रहा। उदार यानी कि पत्र के माध्यम से अपनी बातों को, अपनी ही बातों को अपने काम के लिए अंग्रेजों के सामने हमको जो है सर झुका करके जाना पड़ता था। इस तरीके की व्यवस्था थी। हम उनसे भीख या बेक टाइप का करते थे कि भाई हमारा ये काम करवा दीजिए। इस तरीके से हम लोग एक संस्था के माध्यम से करते थे। 1905 तक जो है जो व्यवस्था रही, 1885 से 1905 तक का जो समय काल है, वो उदारवादी प्रवृत्ति समय काल है, ठीक है। यहाँ पर जो राजनीतिक प्रवृत्तियां रही वो उदारवादी रही, उदारवादी प्रवृत्ति अधिक सक्रिय रही। दूसरी बात, इसके नेता अंग्रेजों की नीतियों का शांति याचना और तर्क के द्वारा विरोध करते थे, यानी शांति के साथ विरोध करते थे, याचना करते थे और तर्क के द्वारा विरोध किया करते थे। कोई खुल करके सामने नहीं आते थे, लेकिन हाँ पत्र के माध्यम से निंदा जरूर किया करते थे, ठीक है। अपने जगह पर ये सब भी बिल्कुल सही कार्य कर रहे थे, क्योंकि संस्था अभी नई नई बनी थी। अगर ऐसे नई नई संस्था में आप ऐसे तमाम प्रकार की चीजें करेंगे तो हो सकता है संस्था पर बैन लगा दिया जाए। तो इसलिए इसमें ज्यादा जो है वो नहीं किया गया। तीसरी बात, तीसरी प्रवृत्तियां विशेषताएं क्या रही उदारवादियों की? ये नेता मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए लाभकारी हो सकता है, इसीलिए उसमें सुधार किया। यानी ब्रिटेन का शासन जो है, जो शासन व्यवस्था उसकी बेकार है, उस शासन व्यवस्था में सुधार ला करके हम क्या कर सकते हैं, अगर उसमें सुधार ला पाएंगे तो हमारे भारतीयों को फायदा होगा। इसलिए उनकी शासन व्यवस्था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन से लाभ जनता को दिलवाने के लिए या ब्रिटिश शासन को और अच्छा करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए संस्था जो है कहीं ना कहीं पे काम कर रही थी। उदारवादी प्रवृत्ति की मानसिकता यही थी। चौथी विशेषता, ये लोग संवैधानिक सुधार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात करते थे। संविधान में सुधार किया जाए, नियम कायदे अच्छे बनाए जाएं, अंग्रेजों से यही सब गुहार की जाती थी। अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व दिया, यानी कि जैसे संसद भवन में या नौकरियों में भारतीयों की जो है ज्यादा एक प्रकार से प्रतिनिधित्व किया जाए, भारतीय लोग ज्यादा जो है नेता के रूप में जाए। और प्रशासन में भागीदारी जो है भारतीयों की ज्यादा हो, ऐसा अंग्रेज से मांग किया करते थे। अंग्रेजों से कौन? उदारवादी प्रवृत्ति के लोग, नेता। पांचवी विशेषता रही है उदारवादी प्रवृत्ति की, इन्होंने प्रेस माने होता है जो समाचार पत्र वगैरह है, शिक्षा, भाषण की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती की मांग, यानी जैसे सिविल सर्विस में, जैसे आजकल आईएएस की परीक्षा है, तो इस टाइप की परीक्षा में भारतीयों की मांग जो है बढ़ाई जाए। स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता, शिक्षा, प्रेस, इन सभी में भारतीयों को आगे बढ़ाया जाए, बढ़ चढ़ करके योगदान दिया जाए, ये सब मांगे रखते थे। इसके अलावा यह प्रवृत्ति धीरे धीरे असफल सिद्ध हो गई, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया इनकी बातों को। क्योंकि कहते हैं ना कि भय बिन होए न प्रीत, तो यहाँ पर कोई डर अंग्रेजों को इन लोगों से नहीं लग रहा था। कहते थे कि भाई याचना करते थे और याचना से कुछ मिलता नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण जो है याचना करने के लिए जाते हैं कहाँ पर, और याचना करने के लिए नहीं जाते हो दूध बन करके कि भाई चलो सब संभल जाओ दुर्योधन से, तो दुर्योधन जो है ऐसे मनमानी करता है। लेकिन जब हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान को पिथोकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाद मुझे, या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल। मतलब भगवान के सामने तू हरि को बांधने चला है मूर्ख। दुर्योधन को बहुत भयानक तरीके से डांटा। आप वही चीज देखिए, भय बिन होए न प्रीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, ठीक है। तब राम जी कहते हैं, जब समुद्र तट पर राम जी 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगते हैं और तपस्या करते हैं, 3 दिन तक याचना करते हैं,
और उसके बाद में जब याचना करते करते थक जाते 3 दिन तक, तो कहते लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण से। लक्ष्मण कहता हाँ हाँ भैया। कहा कि तीर धनुष ले आओ। कैसे? लक्ष्मण बानु सरासन आनु। लक्ष्मण का बाण, लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण मेरी सरासन और बाण, सरासन माने धनुष, सरासन और बाण लेकर के आओ। संधान्यो प्रभु विषिक कराला, प्रभु भगवान ने जो है संधान किया बाण का। और संधान्यो प्रभु विषिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। सब जो है जितने भी जीव जंतु थे, ठीक है, सब अकुलाने लगे, सब जलने लगे एकदम से, पानी एकदम से गर्म हो गया। कहा जाता है, वही बड़वादल कहा जाता है कि वहां पर पानी आज भी गर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जीव जंतु मरने लगे, खग गण अकुलाने, ठीक है। तो इस तरीके से समुद्र तब बाद में जब उसको डर लगा, जब उसको जो है तब वो निकला कि भाई कुछ मामला बड़ा है, तो वही भय बिन होए न प्रीत। ये लोग जो थे, ये अपना जो है इनसे इनसे कोई खतरा नहीं महसूस था अंग्रेजों को। अंग्रेज लगते थे कि ये कोई संस्था है, आज नॉर्मल से चिट्ठी लिखते हैं, चलो पढ़ो नहीं तो इसको हटा दो, मतलब कि इनको इन लोगों को वो हल्के में ले रहे थे, मतलब कि कोई सुनवाई नहीं होती थी। फिर एक दौर इसके बाद में आता है करम दल का। पहले इसमें नेताओं के बारे में समझ लें। जैसे इसमें नेता थे दादा भाई नौरोजी स्वयं, जो कि एक अर्थशास्त्री बहुत जबरदस्त है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इसके बढ़िया नेता हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है, ये भी बड़े जबरदस्त नेता हैं। तो ये 3 नेता जो है नरम दल के प्रमुख नेता हैं, उदारवादी नेता हैं। विशेष नोट शुक्ला डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया गया आपके लिए। इसमें आप लिख सकते हैं, उदारवादी प्रवृत्ति ने राष्ट्रीय आंदोलन को आरंभिक वैचारिक आधार आधार प्रदान किया, एक बेस मजबूत किया इसकी, परंतु इसकी कमजोरियां आगे चल करके उग्रवाद के लिए रास्ता बन गई। क्योंकि जब यहाँ पर इससे काम नहीं बना, याचना नहीं अब रण होगा, ऐसे होता नहीं भाई, याचना से जब काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, याचना नहीं अब रण होगा। इस तरीके से लोगों ने ठाना, और भारतीयों के मन में कि भाई हमारा ही देश, हम पर ही कब्जा करके बैठे हैं, हम चिट्ठी लिख रहे हैं, बात मान ही नहीं रहे हैं। तो उसी कांग्रेस के कुछ नेता, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल जैसे नेताओं ने क्या किया, एक अलग से कांग्रेस को बांट दिया। कांग्रेस 2 भागों में बट जाता है, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल में वो लोग थे। अब दूसरी विचारधारा आती है उग्रवादी प्रवृत्ति। उग्रवादी प्रवृत्ति, इसको आप बोल सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी। कहने का मतलब ये है कि ये प्रवृत्ति जो है बेटा, इसमें क्या था, इसमें अपनी बातों को जो है जबरदस्ती, मतलब अपनी बातों को एकदम से पुरजोर तरीके से रखा जाता था, और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम उसके लिए खड़े, आंदोलन तक करेंगे, सब कुछ करेंगे। मुख्य विशेषताएं समझे, क्लियर हो जाएगा। पहली बात, जो उग्रवादी प्रवृत्ति है, गरम दल के नेता हैं, ये प्रवृत्ति 1905 में आप देखते हैं लोग अलग हो जाते हैं। विशेष करके बंग भंग 1905 के बाद, बंग भंग माने होता है, बंग भंग यानी बंगाल का विभाजन शुरू हो गया। अंग्रेजों ने क्या किया, बंग माने बंगाल, ठीक है, भंग माने क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। तो बंगाल का विभाजन जो हुआ 1905 में, आप देखते हैं इसका जो है आता है। जब इसका बंगाल का विभाजन, बंगाल में क्या किया गया, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से 2 भाग बेटा, एक जो है पश्चिम बंगाल बांट दिया गया, और एक पूर्वी बंगाल, ठीक है। पूर्वी बंगाल की अगर बात की जाए तो पूर्वी बंगाल जैसे आज का जो बांग्लादेश है, वो पूर्वी बंगाल के नाम से जान सकते हैं, और पश्चिम बंगाल जो आज का बंगाल है, ठीक है, वो, और बंगाल में कुछ और एरिया शामिल था उसमें उस समय, ठीक है। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में, चूंकि पश्चिम बंगाल में क्या था, हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी, ठीक है, और पूर्वी बंगाल में क्या थे, मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी। मुस्लिम जनसंख्या कहां पर ज्यादा थी, पूर्वी बंगाल में, जहां पर बांग्लादेश आज बना हुआ है, पाकिस्तान जो, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में क्या था, हिंदू लोग ज्यादा थे। तो ये बंगाल का विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि बंगाल पर कब्जा हो चुका था अंग्रेजों का बहुत जबरदस्त, बंगाल पर बहुत पहले से कब्जा कर था, ठीक है। बंगाल जो कि बहुत बड़ा शहर होता था और बहुत केंद्र था, ठीक है, क्योंकि बंगाल के बगल में नदी और तमाम समुद्र भी थे, तो इस वजह से जलीय व्यापार के लिए बहुत उपयोगी था वो, ठीक है। चूंकि उससे और भी पूरब के देशों में जो है अपना जो है अंग्रेज लोग आगे व्यापार किया करते थे, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा से, और उसके आगे तक जापान वगैरह तक जो है यहाँ से। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं इसको बांट दिया गया। इसको पूरी मुसलमान और हिंदुओं की जो एकता थी उससे अंग्रेजों को खतरा उत्पन्न होने लगा। अंग्रेजों लोगों को लगने लगा कि मुस्लिम और हिंदू अगर इकट्ठा रहेंगे तो ये हमारे लिए खतरा, हम ज्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। अतः उन लोगों ने किया क्या कि बंगाल के विभाजन करके हिंदू और मुसलमानों में दंगा भड़का दिया। हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पर दोनों को बांट दिया गया। तब जब इसको बांटा गया तो उस समय तमाम नेता, तमाम विद्वान लोग थे, इसका विरोध खूब दबा करके हुआ, इसका विरोध हुआ, और विरोध के ही फलस्वरूप आप देखते हैं 1905 में ईस्वी में ही बंगाल का विभाजन के ही समय में
इसी के विरोध में उग्रवादी प्रवृत्ति लाल बाल पाल जैसे नेता उभर करके कांग्रेस के सामने आते हैं और इस बात को नकारते हैं और इसका विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं बंगाल को रद्द करने के लिए। ठीक है, आंदोलन लगातार चलता रहा। ये नेता अंग्रेजों के प्रति कठोर रुख अपनाते थे और स्वदेशी तथा बहिष्कार जैसे हथियारों का प्रयोग करते थे। यानी अपने देश के बने वस्त्रों का, अपने देश में के स्कूलों में अपने ही देश का सब कुछ करेंगे, तुम्हारे जैसे जो भी विदेशी होगा, विदेशी कपड़ा, विदेशी किताबें, विदेशी कुछ भी होगा तो उसका हम जो है परित्याग करेंगे, उसको हम नहीं अपनाएंगे। ठीक है, और देसी चीजों को अपनाएंगे। स्वदेशी तथा स्वदेशी का को अपनाते थे और विदेशियों का बहिष्कार करते थे। इस तरीके का प्रयोग किया गया। तीसरी बात इसमें क्या की गई, उग्रवादियों की विशेषताओं में, उग्रवादी प्रवृत्ति की अगली विशेषता है, ये लोग पूर्ण स्वराज की मांग करते थे। पूर्ण स्वराज मतलब कि हमको स्वराज दे दिया है, पूर्ण स्वराज, यानी हम आपसे ये नहीं मांगते हैं कि भाई हमको राज दे दो, हमको उसमें हिस्सा दे दो समाज में, या हमको हिस्सा दे दो, हमको शासन करना है। नहीं, आप यहाँ से भागो सीधा सीधा। ठीक है, हमारे भारत को छोड़ो, यानी कि भारत हमारा है और इस पर मेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं साफ साफ, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर के रहूंगा। ठीक है, चाहे इसके लिए मुझको अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़ी, लेकिन जो है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चौथी बात, उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता संघर्ष में जन जागरण, संघर्ष और बलिदान आवश्यक होता है। यानी कि जनता, सभी को पता होना चाहिए, जन जागरण होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि जनता मतलब कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और साथ ही साथ में बलिदान भी जरूरी होता है। अगर बलिदान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक जनता के अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। जब तक 2 4 5 लोग बलिदान नहीं दे देंगे अपने देश के लिए, तब तक जनता के अंदर क्या नहीं होगा, जनता के अंदर भारतीयों के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उतनी प्रबल नहीं हो पाएगी। इसलिए बलिदान भी जरूरी है। इसकी प्रवृत्ति अगली थी, इन्होंने जनसभाएं की, भाषण, पत्र पत्रिकाओं, इन सभी के माध्यम से जनता में चेतना को जगाने का प्रयास किया। बहुत ज्यादा जनता को जगाया ताकि जनता जो है अवेयरनेस हो जाए, जनता जान पाए कोई कुछ चीजों को, क्योंकि आम जनता को कोई मतलब नहीं, रोटी कपड़ा मकान से मतलब होता है। ठीक है, और ऐसी जनता नहीं जानती कि कौन शासन कर रहा है, कौन शासन नहीं कर रहा है। झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति, उनको फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस की सरकार है कि भाजपा की सरकार है, उनको तो मिलना रोटी सब्जी ही है, और हो सकता है ना भी मिले किसी दिन। तो कहीं ना कहीं पे उनसे कोई मतलब नहीं होता राजनीति से। तो ऐसे पहले की जनता भी थी, कुछ जनता जो पढ़े लिखे थे या जो संस्कृति कल्चर को जानते थे, वो लोग तो भाई अपना इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, लेकिन कुछ जनता इसमें भाग नहीं लेती थी। यदि कहे किसी की सरकार हो, हमको क्या मतलब है, जैसे आजकल भी लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ऐसे लोग तब भी थे, उन लोगों को जगाने के लिए, उन लोगों को बताने के लिए कि भारत, क्योंकि कहा भी गया है कि अभी 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, जिसमें न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं है पशु निरा है और मृतक समान है। ठीक है, भरा नहीं है जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विकसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। इन सभी चीजों को बताया जा रहा था। तमाम पत्र पत्रिकाएं छापी जा रही थी, तमाम भाषण और तमाम जनसभाएं करके लोगों के अंदर मोटिवेशन, लोगों को प्रेरणा दी जा रही थी, ताकि वो बढ़ चढ़ करके जो है आंदोलन में भाग लें। इनकी रणनीति अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रत्यक्ष आंदोलन की थी, कोई डर छुप करके, कोई पत्र वगैरह लिख करके नहीं, सीधा खुला चैलेंज करके आंदोलन करते थे। ठीक है, इसमें प्रमुख नेताओं में अगर बात की जाए तो इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे। प्रमुख नेताओं में अगर बात की जाए तो प्रमुख नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को शॉर्ट फॉर्म में लाल बाल पाल कहा जाता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाल बाल पाल कहते हैं इनको। विशेष नोट में आप लिख सकते हैं, विशेष नोट, देखिए उग्रवादियों ने आंदोलन को नई दिशा दी और भारतीयों में आत्मगौरव और आत्मबल की भावना को जगाने का काम किया। साथ ही साथ में इनकी मोटिवेशन पा करके, इनकी प्रेरणा से ही आगे गांधी जी के नेतृत्व में बड़ा जन आंदोलन आकर के उभरा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अगला जो आपकी प्रवृत्ति होती क्रांतिकारी प्रवृत्ति, यानी कि रेवोल्यूशनरी टेंडेंसी जो आती है वो। ठीक है, ये सब राजनीतिक प्रवृत्तियां हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहीं पर एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे कोर्स में ज्वाइन हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। 100 रुपए के लिए 100 रुपए का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। 9161936062, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो। ठीक है, जैसे आप प्रथम सेमेस्टर तो प्रथम सेमेस्टर का नाम लिख दीजिएगा। किसी किसी विश्वविद्यालय में ये सेकंड सेमेस्टर में इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ता है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में।
वहां पर पहले सेमेस्टर में पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था है। पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट का नोट्स मैंने सेकंड सेमेस्टर में जो पढ़ा रखा है वो आपको मिल जाएगा, नोट्स और वीडियो लेक्चर सारे, ठीक है। वो क्लासेस हो चुकी है, तो सेकंड सेमेस्टर की वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और परीक्षा के अंतिम दौरान के लिए आपके लिए मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास की व्यवस्था हो जाएगी 500-500 क्वेश्चन की, वो आप देख लीजिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जिनमें भी पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट है वो परेशान ना हो, जैसे बिहार के विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल थियरी कॉन्सेप्ट है, या राजस्थान के विश्वविद्यालय में या अन्य विश्वविद्यालय में जो पॉलिटिकल थियरी कॉन्सेप्ट वाले बच्चे हैं वो सेकंड सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया है। और चूंकि ये बहुत सारे विश्वविद्यालय प्रथम सेमेस्टर में है उत्तर प्रदेश की, इस वजह से इसको मैं प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बताएंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी ये है, उसके हिसाब से आपको सेंड कर दिया जाएगा, परेशान नहीं होना। तो आप जैसे ही व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट की नेम और अपने सेमेस्टर की नेम, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी, ठीक है। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हो, अगर खुद नहीं चलाते हो कुछ ऑनलाइन माध्यम तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, ठीक है। आप किसी दूसरे से, अपने भाई से, अपने दोस्त मित्र से, या अपने पिताजी से, या आपके घर में जो कुछ चलाते हो, आप कोई नहीं चलाते तो आप अपने किसी दुकान से जाकर के करवा सकते हो। 100 रुपए फीस जैसे आप इस स्कैनर पर पेमेंट करेंगे, उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ा जाएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप आपका गर्ल्स बॉयज अलग अलग बढ़िया तरीके से बनाया गया है। लाइव क्लास उसमें आपको मिलेगी, लाइव क्लास से साथ आप मतलब लाइव क्लास आपकी छूट गई तो उसके लिए लाइव क्लास कहते हैं, उसकी वीडियोस भी मिल जाएगी आपको। माने तो वीडियोस भी पढ़ने का मन नहीं माने तो पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स भी आपके लिए तैयार हो गई है, तैयार हो रही लगातार, तो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी। इस पीडीएफ में सबसे खास खास बात है कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी आपको लगे, हर चैप्टर के अलग अलग एमसीक्यूज बने हैं, उसके आंसर भी साथ में रहते हैं, यानी आंसर के साथ एमसीक्यूज पूरी व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो बनाए जा रहे हैं ये क्वेश्चंस परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को इसमें रखा है पिछले 3-4 वर्षों में। और इसके साथ साथ आपके लिए मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें ना केवल एक सब्जेक्ट का, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है, इसमें केवल एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि आपके सब्जेक्ट जैसे कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट या 2 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट और एक को-करिकुलर सब्जेक्ट, कुल मिलाकर के आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी करवाई जाएगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था है। तो ये बड़ी जबरदस्त तरीके से आपको चीजें समझाई गई, यानी कि पांचों सब्जेक्ट केवल 100 रुपए में। केवल एक सब्जेक्ट की बात मैंने नहीं की है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी पांचों सब्जेक्ट की तैयारी, चारों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपए फीस में आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत बड़ा ऑफर है और बहुत जबरदस्त चीजें हैं आपके लिए, आप तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और तुरंत जुड़ जाइए, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यह भी है कि ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं, ये जो पीडीएफ आपको मिलेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा के लिए। हर एक टॉपिक से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसमें रखे जाएंगे, ठीक है। और मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे आपके, लिखित के भी, अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव के भी। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसको पढ़ने से आप बहुत आसानी से ये आप लगा पाएंगे कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे कि राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, मासा कुमारी सहारनपुर विश्वविद्यालय, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सभी के लिए लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग जुड़ करके आसानी से तैयारी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो 2 प्रवृत्ति आपने देख ली, अब तीसरी प्रवृत्ति है क्रांतिकारी प्रवृत्ति, रिवोल्यूशनरी टेंडेंसी, ठीक है, क्रांतिकारी। इसकी विशेषताएं समझे। क्रांतिकारी जो आंदोलन है आपका, क्रांतिकारी प्रवृत्तियां हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, वो कौन सी है? पहली विशेषता क्रांतिकारी प्रवृत्तियों की, पहली प्रवृत्ति कौन सी थी? पहली प्रवृत्ति मैंने आपको बताई उग्र, मतलब की जो है उदारवादी, फिर उग्रवादी आई 1905 से लेकर के 1919 के दौरान तक, और 1919 के बाद में आप देखते हैं ये क्रांति आती है। इस प्रवृत्ति के लोग हिंसात्मक तरीकों से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहते थे, हिंसात्मक मतलब की हिंसा करके, ठीक है। इन्होंने गुप्त संगठन बनाए, जैसे कि अनुशीलन समिति बनी, ठीक है, युगांतर दल बना, ये सब ऐसी विशेषता, मतलब हिंसा करके, हिंसा के माध्यम से लड़ाई झगड़ा करके, युद्ध करके जो है यहाँ से अंग्रेजों को भगाया जाएगा, ऐसे। जैसे कि तीसरी बात इसमें विशेषता है कि बम फेंकना, बम कांड जो है, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना हो गया, या इसके अलावा हथियार लूटना हो गया अंग्रेजों का,
ये सब प्रमुख कार्य थे। जैसे काकोरी कांड से लेकर के तमाम सारे कांड जो हुए हैं वो क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा चौथी बात है, इनका उद्देश्य राष्ट्र के लिए बलिदान देकर के स्वाधीनता प्राप्त करना था। ठीक है, यानी कि हम आजाद करवाएंगे देश को, अपना बलिदान चाहे हमको खुद दे देना पड़े, इसके लिए तत्पर रहते थे। ठीक है, इसी दौरान या इसी के अंतर्गत आप देखते हैं, इसी के अंतर्गत चीजें हुई आपकी। इसी के अंतर्गत जैसे कि 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने जैसी घटनाएं जो थी, ये इसी प्रवृत्ति की देन थी, क्रांतिकारी प्रवृत्तियों की। ये भी दौर था। इसके अलावा क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का जो विशेषता ये है कि इन्होंने युवा वर्ग में क्रांतिकारी की भावना को प्रबल किया, यानी जो युवा संगठन थे, युवा लोगों ने ऐसा जो है सोच विचार किया, क्योंकि युवा लोगों ने अपने अपने दल बनाए, अपने अपने संगठन बना करके और इसमें तमाम प्रकार की चीजें करी। इसमें प्रमुख संगठन और नेता जो रहे शामिल, उनका नाम यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जैसे कि भगत सिंह जी का नाम आता है। ठीक है, भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे। इसके अलावा जो है चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल जी हो गए, वासुदेव बलवंत जी हो गए, वासुदेव बलवंत फड़के प्रारंभिक क्रांतिकारी यही रहे। तो इस तरीके से सब क्रांतिकारी विद्वान थे, क्रांतिकारी जो है क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने एक प्रकार से अपने देश को आजादी दिलवाई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वासुदेव बलवंत फड़के, ये सब ऐसे जो है लोग हैं जिन्होंने भारत को आजादी दिलवाई और लड़ करके आजादी दिलवाई। एकदम से कुछ डरते नहीं थे, सामने खुला चैलेंज करके लड़ते थे, क्रांति करते थे। ठीक है, तो ये था रिवोल्यूशनरी टेंडेंसी की विशेषताएं। विशेष नोट आप लिख सकते हैं कि क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम को बलिदान और साहस की भावना से ओतप्रोत किया, परंतु जनता से दूर होने की वजह से इनका प्रभाव सीमित रहा। यानी जनता में इनकी उतनी ज्यादा पकड़ ना थी उस समय, लेकिन आज की जनता इन्हीं को पसंद करती, चंद्रशेखर आजाद जी को, भगत सिंह जी को, ठीक है, राजगुरु को, राम प्रसाद बिस्मिल को, इन सभी को पसंद करती है। ठीक है, आज के युवा गांधी जी की उतनी प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन गांधी जैसा विद्वान भी आपको कोई नहीं मिलेगा, गांधी जैसा क्रांतिकारी भी कोई नहीं मिलेगा, आंदोलनकारी नहीं मिलेगा। गांधी सब चीज जानते थे। गांधी को पता था कि अगर नेता ही खत्म हो जाएगा, नेता ही नहीं रहेगा, नेता जेल में बंद हो जाएगा, तो ऐसे में जनता मतलब इधर उधर हो जाएगी। तो ऐसे में जनता को संगठित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझी गांधी जी ने, किसी को बंटने नहीं दिया, सबको एक में मिला करके रखा। तो कहीं ना कहीं पे ये बड़ा जबरदस्त जो है व्यवस्था थी गांधी जी की। हालांकि गांधी जी के एक आध दो काम अच्छे नहीं है, जो जिसके वजह से उनको आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। ठीक है, बहरहाल लेकिन गांधी बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं। हालांकि राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत ज्यादा देश को आजादी दिलवाने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। लेकिन चूंकि जनता का समर्थन इनको उतना नहीं मिला था, जो इन तीन चार लोगों का नाम मैंने बताया, इस वजह से इनको उतनी प्रसिद्धि उस समय नहीं मिली थी। आज के युग में है प्रसिद्धि, आज के युग में लोग इनको हम अपने दिलों में बसा करके रखते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त के दिन इनके जयकारे लगवाते हैं। ये हो गया। इसी दौरान एक दूसरी विचारधारा पनप रही थी, गांधीवादी, जो कि अहिंसा का पुजारी गांधी जी थे। हिंसात्मक चीजें हो रही थी क्रांतिकारी आंदोलन में, हिंसा के माध्यम से लोगों को डराना धमकाना, अंग्रेजों के यहाँ से भगाना। चौथी प्रवृत्ति क्या थी? गांधीवादी प्रवृत्ति, गांधीयन टेंडेंसी। मुख्य विशेषताएं गांधी की क्या थी? देखें, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह प्रवृत्ति 1915 के बाद विकसित हुई। 1915 के बाद में गांधी जी की जो है ये जो है चीजें आई विशेषता। इसका आधार सत्याग्रह, अहिंसा, असहयोग और नैतिक बल था। यानी गांधी जी किसके माध्यम? सत्याग्रह करते थे, अहिंसा के पुजारी थे, असहयोग यानी अंग्रेजों का सहयोग ना करके, और साथ ही साथ में नैतिक बल यानी कि मोरलिटी लोगों के अंदर भरते थे, जनता में मोरल भावना का विकास करते थे। गांधी इतने विद्वान थे कि मतलब गांधी विद्वता में प्रपोट तो थे ही साथ में बुद्धि के बड़े माहिर थे। गांधी जी जब तक दातून किया करते थे, एक गीता का अध्याय समाप्त कर देते पढ़ के। तो गीता के बड़े अच्छे पुजारी थे, वर्णाश्रम को मानने वाले थे, हिंदू धर्म में आस्था थी और इस तरीके से, लेकिन हरिजनों के बहुत बड़े उद्धारक रहे, हरिजनों के लिए बहुत कुछ काम किया है। ठीक है, तो गांधी मतलब सभी में समन्वयवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी विशेषता गांधी युग की प्रवृत्तियों की यह है कि इस प्रवृत्ति ने आम जनता को आंदोलन से जोड़ा। जैसे किसान भी आंदोलन में आ गए, श्रमिक लोग आ गए आंदोलन में, महिलाएं आ गई, व्यापारी वर्ग, सब लोग आंदोलन करने के लिए तत्पर हो गए। क्योंकि इससे पहले बस केवल ये सब लोग आंदोलन में भाग नहीं ले पा रहे थे या आंदोलन भाग नहीं लेते थे, बस ये अपने काम में लगे रहते थे। लेकिन अब ये सारे लोग जो है आंदोलन में भाग लेना शुरू कर देते हैं।
चौथी विशेषता ये गांधी युग की प्रवृत्ति की कि गांधी जी ने चरखा, खादी, अस्पृश्यता निवारण यानी छुआछूत को खत्म किया, ग्राम स्वराज्य पर बल दिया यानी खादी का भंडार, चरखा खुद चलाओ यानी कि जो ग्रामोद्योग है, जो लघु शिल्प हैं, उनको बढ़ाने का काम किया। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था कि इन लोगों ने जो है हमारी जो हाथ से बनाने की परंपरा थी वस्त्र वगैरह, उसको खत्म कर दिया था। मशीनों से वस्त्र की कताई, बुनाई, कढ़ाई सब होने लगी थी। हमारा जो हाथों का काम था मशीनों ने ले लिया था, वो मशीनें अंग्रेजों की थी। हम मशीनों पर डिपेंड होते जा रहे थे, बेरोजगारी फैल रही थी। ऐसे में गांधी जी ने अपने चीजों पर बल दिया, स्वदेशी पर बल दिया, और उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो है अपना काम खुद करेंगे। इसके अलावा इस प्रवृत्ति के तहत असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने 1930 में किया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। ये तीन महान आंदोलन जो किए गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, और तीनों आंदोलन लगभग में सफल होने होने तक था। ठीक है, हालांकि गांधी जी इन्होंने आंदोलन में बहुत सारी जनता इनके साथ थी, चाहे डंडी यात्रा हो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की, चाहे असहयोग आंदोलन हो, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, इसमें शांतिपूर्ण ढंग से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी गई, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से, ज्यादा उथल पुथल नहीं करके, अहिंसा के साथ, सत्याग्रह के साथ अंग्रेजों को यहां से भगाने की बात करी गई। ठीक है, ये गांधीयन युग की प्रवृत्ति रही, गांधी जी जो बताते हैं। प्रमुख अभियान इसमें क्या क्या चलाए गए? प्रमुख अभियान में जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया गया, चंपारण में महात्मा गांधी। ठीक है, खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान ही शुरू किया गया, नमक सत्याग्रह 1930 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह भी चलाया गया, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लास्ट आंदोलन था। इसी को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि अगस्त के महीने में शुरू हुई थी, अगस्त क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो इस सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से गांधी जी के गांधीयन प्रवृत्ति में ये चीजें आती हैं। तो ये सब राजनीतिक प्रवृत्तियां हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जो मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है, आगे देखिएगा, विशेष नोट मैं आपके लिए तैयार करता हूं। गांधीवादी प्रवृत्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। इसके माध्यम से भारत की आत्मा जागी, और ब्रिटिश शासन की नींव जो है गांधी ने एकदम से हिला करके रख दी। गांधी को पूरा ब्रिटिश ही नहीं बल्कि पूरा संसार जानने लगा था। अब गांधी युग में अन्य प्रमुख प्रवृत्तियां गांधी के समय काल में भी थी, जो गांधी के इतर जो है शासन की जो है आजादी दिलवाने के लिए काम किया कर रही थी। इसमें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति, जो मैंने आपको शुरुआत में बताई, भगत सिंह वगैरह के बारे में, ठीक है, वो गांधी के समय काल की ही थी। यह प्रवृत्ति गांधी जी के अहिंसक मार्ग से इतर थी। युवा राष्ट्रवादी नेता हथियार बंद संघर्ष के पक्षधर थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठनों का नेतृत्व किया। इनका उद्देश्य था कि अंग्रेजी सत्ता को बलपूर्वक यहाँ से हटाया जाए, इनको भगाया जाए। ये बिल्कुल पढ़े लिखे युवा थे, जो समाजवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित थे, और ये एक प्रकार से समाज में समानता की बात किया करते थे। यह प्रवृत्ति भले ही मुख्य धारा से भिन्न थी, पर इसने स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को तेज किया, और अंग्रेजों को यह भी बताया कि कहीं न कहीं पे जो हम ये लोग समझ रहे हैं कि भारतीयों के अंदर वो साहस नहीं है, उस साहस को दिखाया भारतीयों ने। दूसरी विशेषता जो मतलब कि दूसरी जो प्रवृत्ति चल रही थी गांधी युग के दौरान, वो थी धार्मिक पुनर्जागरण और सांस्कृतिक चेतना की बात। देखिए, गांधी युग में कई धार्मिक सांस्कृतिक संगठनों का उदय हुआ, जैसे कि आर्य समाज का उदय हुआ। ठीक है, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती जी उसके प्रणेता, उन्होंने समाज सुधार की तमाम बात करी। हिंदू महासभा का गठन हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, तमाम प्रकार के और संगठन बनते चले गए, इनकी अलग अलग विचारधाराएं थी। इसके अलावा धार्मिक पुनर्जागरण और सामाजिक चेतना जो थी, ये प्रवृत्तियां जो थी बेसिकली, इन संगठनों ने क्या किया, अपने अपने समुदायों की पहचान और अधिकारों को लेकर के आंदोलन तमाम सारे चलाने शुरू कर दिए। यह प्रवृत्ति कई बार सांप्रदायिक तनाव का कारण भी बनी, जैसे कि खिलाफत आंदोलन या हिंदू मुस्लिम दंगे, ये सब कभी कभी होते शुरू हो चुके थे। इस प्रवृत्ति ने यह स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर भी था। यानी धर्म को बचाने के लिए, समाज के सुधार करने के लिए, और राजनीति में जो दबदबा अंग्रेजों ने कायम किया, उस दबदबा को खत्म करने के लिए ये एक प्रकार से आंदोलन चलाए गए। नोट आप लिख सकते हैं, इन धार्मिक प्रवृत्तियों ने स्वतंत्रता आंदोलन को बहुआयामी बना दिया, ताकि एक केवल पॉलिटिकल आयाम के द्वारा ही नहीं स्वतंत्रता मिल सकती, क्योंकि समाज और सभी लोग जब तक इसमें साथ नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगली प्रवृत्ति जो थी वो थी वामपंथी और सामान्यवादी प्रवृत्ति, लेफ्टिस्ट एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट।
इसी दौरान जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं उनका भी आंदोलन चल रहा था अपना। 1920 के दशक में सोवियत क्रांति से प्रभावित, सोवियत मतलब रूस में जो क्रांति हुई थी वो, सोवियत क्रांति से प्रभावित होकर के भारत में वामपंथी विचारधारा का प्रवेश शुरू हो गया। आज जैसे जो यूनिवर्सिटी वगैरह में वामपंथी विचारधारा बहुत हावी है, ऐसे ही शुरू हो चुकी थी। सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1925 में, जिसने मजदूरों और किसानों के हितों की वकालत करी। मजदूर आंदोलनों, किसान सभाओं और ट्रेड यूनियनों में भी इसकी भूमिका बढ़ने लगती है। आंदोलन ये लोग भी अपने जो है कामों के लिए करने लगते हैं, अपने अधिकारों की मांग करने लगते हैं। उनका उद्देश्य वर्गहीन समाज की स्थापना करना था, जिसमें कोई वर्ग ना हो, कोई अमीर कोई गरीब ना हो, सभी लोग बराबर हो, सभी लोग समान हो, इसके लिए आंदोलन करते थे। जो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरोध में था। साम्राज्यवाद जो अंग्रेज लोग जो जिस बात को फॉलो करते थे, और पूंजीवाद यानी चूंकि हर चीज प्राइवेट हो जा रहा है, इसको रोकने के लिए ऐसा किया गया। वामपंथी प्रवृत्ति ने स्वतंत्रता संग्राम में वैचारिक विविधता और वर्ग चेतना का आयाम जोड़ा। इसका वर्ग चेतना और विविधता, वैचारिक विविधता का आयाम क्या कर दिया, जोड़ा किसने, स्वतंत्रता संग्राम में। ये प्रवृत्ति भी रही। अगली प्रवृत्ति रही दलितों की। दलित और पिछड़ा वर्ग का आंदोलन जो रहा, ये भी एक प्रवृत्ति रही है। इस युग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने दलितों के लिए अधिकारों की आवाज उठाई और बुलंद करी। महात्मा गांधी ने भी इसमें बड़ा काम किया। उनका उद्देश्य था भीमराव अंबेडकर जी का कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समता की बात भी करी जाए, समता की स्थापना भी की जाए। उन्होंने पूना समझौता किया। पूना समझौता किसी किसी बीच में हुआ था, 1932 में हुआ था पूना में, इसीलिए पूना समझौता कहते हैं। 1932 में गांधी जी के साथ एक समझौता करते हैं दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के लिए। ये दोनों के बीच में, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। इसके अलावा अछूतों का सवाल जैसे लेखों के अछूतों के सवाल जैसे लेखों के माध्यम से उन्होंने जाति उन्मूलन की आवाज भी उठाई। किसने, भीमराव अंबेडकर जी ने। यह प्रवृत्ति स्वतंत्रता संग्राम को समावेशी और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में की गई थी एक पहल। ठीक है, इस तरीके से यानी कि दलित उद्धार के लिए भी आंदोलन हो रहे थे, तमाम प्रकार के आंदोलन हो रहे थे, जो कि केवल राजनीतिक चेतना के लिए नहीं बल्कि हर एक चीज को अच्छे तरीके से भापने के लिए, हर एक तरीके को अच्छी चीज में कन्वर्ट करने के लिए। निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं, राजनीतिक प्रवृत्तियों के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं। कई सारा निष्कर्ष हमने आपके लिए तैयार किया है, जो कि आप आसानी से बता सकते हैं, आसानी से लिख भी सकते हैं। अतः निष्कर्षता आप क्या कह सकते हैं बाबू, देखिए राजनीतिक प्रवृत्तियां जो थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, वो बड़ी जबरदस्त रही हैं। आप देखते हैं ये राजनीतिक प्रवृत्तियां बड़ी जबरदस्त तरीके से काम करती थी, और भारत में ही नहीं बल्कि आप देखते हैं अंग्रेजों ने कई देशों में अपना वो कारोबार बढ़ा रखा था। ऐसे में कुछ लोग विदेशों में जाकर के पढ़ने लगते हैं भारत के, और इस तरीके से विदेशों में पढ़ते हैं तो वहां पर जब आंदोलन होता है, तमाम चीजें होती है, तो उसे सीखते हैं, तमाम चीजें पढ़ते हैं, और वहां से फिर आकर के भारत में आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भी आंदोलन करके गोरे और कालों के बीच में जो वो व्यवहार था उसको खत्म करने का काम किया। वही सब चीजें हैं। देखिएगा निष्कर्ष, राजनीतिक प्रवृत्तियां। पहला निष्कर्ष, देखिए भारतीय राष्ट्रवाद जो इंडियन नेशनलिज्म है बहुआयामी था। बहुआयामी आयामी मतलब होता है कि कई सारे चीजों में था, ऐसा नहीं केवल ये राजनीति तक ही सीमित था। केवल राजनीति तक सीमित होता तो शायद आजादी उतना जल्दी नहीं मिल पाती। आजादी के लिए सभी वर्ग का, सभी चीजों का बराबर आना जरूरी है, और ऐसे में सारी चीजें हुई। इसमें आप देखते हैं गांधीवाद यानी गांधी के फॉलोवर्स, गांधी की विचारधारा। समाजवाद, समाजवाद मतलब कि सब चीज सरकार में हो और सभी समाज में बराबर है, समाज में कोई न बड़ा है ना कोई छोटा, समाज में कोई वर्ग नहीं होगा, ये सब बातें। उदारवाद यानी जनता के हिसाब से सब कुछ किया जाएगा। क्रांतिकारिता और धार्मिक पुनर्जागरण, धर्म में जो तमाम चीजें हैं, धर्म में तमाम सुधार भी किए गए, चाहे वो राजा राम मोहन राय की बात हो, चाहे आप देखते हैं वो आर्य समाजियों की बात हो, या रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात हो, श्रीमती एनी बेसेंट की बात हो, या और भी तमाम लोगों की बात हो। सभी लोगों ने समाज सुधार को लेकर के बड़ा काम किया, शिक्षा को लेकर के बड़ा काम किया। स्वामी स्वामी विवेकानंद जी हो गए, उन्होंने कहा कि भारत को आज जो है भगवत गीता की नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदानों की या फुटबॉल के मैदानों की जरूरत है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो क्रांतिकारी और धार्मिक पुनर्जागरण, सभी धाराओं ने मिलकर के स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी। केवल एक यानी केवल राजनीतिक चीजें नहीं थी बल्कि इसमें भारतीय राष्ट्रवाद बहुआयामी था। गांधीवाद, समाजवाद, उदारवाद, क्रांतिकारिता और धार्मिक पुनर्जागरण, सभी धाराओं ने मिलकर के स्वतंत्रता आंदोलन को एक दिशा दी,
ताकि स्वतंत्रता आंदोलन उसी दिशा में आगे बढ़ा। दूसरा निष्कर्ष आप लिख सकते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन जो था वो जन आंदोलन में बदल गया, क्योंकि गांधी को लोकप्रिय थे, गांधी को हर एक जनता पसंद करती थी। गांधी ही वह व्यक्ति जिन्होंने देखा कि भाई कपड़ा कम है भारत में, उन्होंने लोगों को नंगा मतलब कि देखा कि भाई कोई किसी को कपड़ा नहीं पहनने को है, तो गांधी जी ने कहा कि अब मैं एक धोती से मेरा काम हो जाएगा, तो मैं क्यों ज्यादा कपड़ा पहनूं। तो गांधी जी जो धोती पहनते थे वही धोती आधा निकाल करके ओढ़ लेते थे, यानी कि उनका उपवस्त्र और वस्त्र दोनों बराबर हो जाता था। तो इस तरीके से गांधी जैसा कोई नहीं हो सकता, गांधी ने बड़ा जो है काम किया है, और गांधी ने जनता गांधी को जनता बहुत पसंद करती थी। जब वो दांडी मार्च के लिए साबरमती आश्रम से निकले दांडी यात्रा के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए समुद्र की तट पर जाते हैं, अकेले निकले थे, कुछ लोगों के साथ निकले थे, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो पूरा काफिला ही पहुंच चुका था। कारवां बनता गया और लगातार वो चलते गए। इस तरीके नमक कानून को तोड़ा, चंपारण में जो है आप देखते हैं, या अलग अलग जगह दक्षिण अफ्रीका में भी आंदोलन किया, जो थी दक्षिण अफ्रीका में चीजों को खत्म किया, बुराइयों को खत्म किया। आगे समझते हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया, असहयोग आंदोलन चलाया, अहिंसा की नीति से लाखों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लाखों भारतीयों को जोड़ा। ठीक है, उस समय जब कोई फॉलोवर्स, कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जैसा कोई सुविधा नहीं था, तब गांधी जी कितने फैन फॉलोवर्स थे। तीसरी बात, क्रांतिकारी विचारधाराओं ने अंग्रेजों को चुनौती दी, जैसे भगत सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, जैसे वीरों ने युवाओं को जागरूक किया, और परंतु मुख्य धारा गांधीवादी ही रही, लेकिन उसके गांधीवाद के साथ साथ ऐसी विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा भी साथ ही साथ में चलती रही। चौथी बात इसमें आपने ये पढ़ा निकल करके सामने आई, वामपंथी यानी वामपंथी प्रवृत्तियों ने वर्ग संघर्ष और आर्थिक समानता पर बल दिया। इससे मजदूरों और किसानों के हितों की आवाज तेज हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या था, वर्ग संघर्ष की विचारधारा विदेशी विचारधारा, भारत में चूंकि वर्ग नहीं है, भारत में जातियां थी, जातियों में उतना बुराई उस समय नहीं थी। वर्ग संघर्ष जो था, वर्ग संघर्ष में क्या था बेटा, वर्ग संघर्ष एक ऐसी विचारधारा है जिसमें क्या होता है, एक वर्ग बहुत अमीर है, एक वर्ग बहुत गरीब है, और इसी अमीर और गरीब के बीच में द्वंद्व होता है। जो गरीब है वो और गरीब होता जाता है, जो अमीर है वो और अमीर होता जाता है। इस तरीके से जो कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं कि भाई वर्ग विहीन समाज हो, राज्य ही समाज में ना हो, कोई राजा ही ना हो, जनता खुले में हो, मतलब जनता जो मन हो करे, जनता सभी बराबर हो, जनता के पास, सभी के पास बराबर पैसा हो, बराबर रुपया पैसा हो, ये सारी चीजें बताई जाती है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अब तक का जो समाज रहा, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, मतलब वर्ग संघर्ष ही होता रहा है। ठीक है। पांचवी चीज, धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलनों जैसे कि आर्य समाज, खिलाफत आंदोलन ने एकजुटता को मजबूती दी, परंतु बाद में सांप्रदायिक विभाजन ने राष्ट्रीयता को प्रभावित किया। बाद में आप देखते हैं हिंदू मुसलमान का बंटवारा हो जाता है, धर्म के आधार पर पूरा देश बढ़ जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान दो देश बन जाते हैं। ठीक है। छठी बात, दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के अधिकारों के लिए नई चेतना विकसित हुई, जिससे स्वतंत्र भारत में समावेशी संविधान बनाने की एक राह खुल गई। ठीक है, इस तरीके से आंदोलन की चीजें, आंदोलन भारतीय राजनीतिक प्रवृत्तियों के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके निष्कर्ष के में आप ये सब लिख सकते हैं। अगला, अलग अलग प्रवृत्तियां होने के बावजूद सबका लक्ष्य एक था। क्या लक्ष्य था? इस पूरे लक्ष्य में अगर आप देखें तो स्वतंत्रता को लेकर के, स्वतंत्र भारत, इन प्रवृत्तियों के संघर्ष और सहयोग से ही भारत को 1947 में 15 अगस्त की डेट को स्वतंत्रता मिलती है, जो कि आने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली हमको, वो स्वतंत्रता किसी एक आयाम के द्वारा, किसी एक दिन की परिणाम नहीं, बल्कि वर्षों की कठिन तपस्या और कठिन संघर्ष की कहानी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको आजादी मिलती है। यही प्रवृत्तियां हैं बेसिकली, जिस प्रवृत्तियों के बारे में मैंने आपको बताया, यही सब प्रवृत्तियां हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, राजनीतिक प्रवृत्तियां। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं चैप्टर 2, मतलब चैप्टर 2 से बनने वाले 25 एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। 25 एमसीक्यूज आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त एमसीक्यूज है। इससे पहला एमसीक्यूज आपका है, गर्मपंथी नेताओं की विचारधारा किस सिद्धांत पर आधारित थी, बताएं। गर्मपंथी, विधायिका में प्रवेश नहीं, संवैधानिक सुधार नहीं,
सीधी क्रांति और जनता को जागृत करना, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लोग क्या करते थे, गर्मपंथी नेता क्या करते थे, सीधी क्रांति की बात करते थे। गर्मपंथी नेताओं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ठीक है, और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रत्यक्ष संघर्ष और राष्ट्रीय जागरण को प्रभावित प्राथमिकता दी। उन्होंने जन संगठनों, आंदोलनों और क्रांतिकारी गतिविधियों पर बल दिया, ठीक है। और इस तरीके से आपने पहले प्रश्न को समझा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। दूसरा प्रश्न भैया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह नारा किसने दिया है। ये नारा किसने दिया है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का क्या नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, यह बात आप ध्यान रखिएगा। व्याख्या में लिख सकते हैं, यह नारा तिलक के गर्मपंथी सोच का मतलब की प्रतीक था, जिसमें उन्होंने भारत को स्वराज की ओर उन्मुख करने का आह्वान किया। इस नारे ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई गति प्रदान करी थी, यह बात ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न आ चुका है, कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का प्रमुख तरीका क्या था। आंदोलन नहीं करते थे लोग, संवैधानिक तरीके से सुधार करने की बात, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से भारतीय राजनीति में सुधार करने का काम ये लोग करते थे, उसी की बात किया करते थे। नरमपंथी नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश सरकार से याचना, संवाद और प्रस्तावों के माध्यम से सुधार लाना चाहते थे। उन्होंने अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों को प्राथमिकता दी थी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, प्रश्न, गरम दल का जन्म किस अधिवेशन के दौरान हुआ था। गरम दल का जो है हुआ था उदय, वो 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ था। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के बीच टकराव हुआ, जिससे पार्टी विभाजित हो जाती है। गरम दल उग्र राष्ट्रवाद का पक्षधर था, क्रांतिकारी विचारधारा को फॉलो करता था, जबकि नरम दल जो है एक याचना की बात करता था। पांचवा प्रश्न, गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं के नाम क्या क्या हैं। लाल बाल पाल आप लोगों ने सुना होगा, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ठीक है। लाल बाल पाल ऑप्शन नंबर ए में ही दिया, करेक्ट आंसर हो जाएंगे लाल बाल पाल। बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय को एक साथ लाल बाल पाल कहा जाता है। ये तीनों गरम दल की विचारधाराओं के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। आगे देखिएगा छठा नंबर प्रश्न। प्रश्न भैया, नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण कैसा था। उग्र और विद्रोही नहीं थे, गर्मपंथी थे, सहमति और सुधारात्मक की, बिल्कुल ये ब्रिटिश सरकार के जो नियम बनते थे उसमें सहमति जताते थे और उसमें सुधार की बात भी किया करते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, नरमपंथी नेताओं का विश्वास था कि ब्रिटिश शासन से सुधारों के द्वारा भारत को लाभ जरूर मिलेगा। वे विश्वास और याचना और संवाद को आंदोलन का माध्यम बनाते थे, मतलब मानते थे नरम दल के नेता। सातवां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न, कौन सा आंदोलन गर्मपंथी विचारधारा से अधिक जुड़ा हुआ था। कौन सा आंदोलन गर्मपंथी विचारधारा से अधिक जुड़ा हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गर्मपंथी से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, खिलाफत आंदोलन नहीं, विभाजन विरोधी आंदोलन 1905, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंग विभाजन, बंगाल विभाजन जो हुआ था उसी से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभाजन विरोधी आंदोलन। बंगाल विभाजन 1905 के विरुद्ध चला आंदोलन गर्मपंथी नीति का परिणाम बना। इसमें स्वदेशी बहिष्कार और जन आंदोलन का प्रमुख स्थान रहा। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे। आठवां प्रश्न है, गर्म दल की प्रमुख विशेषता क्या थी। गर्म दल की प्रमुख विशेषता के सामूहिक संवाद, बिल्कुल भी नहीं। सरकारी योजनाओं का समर्थन, बिल्कुल भी नहीं करते थे। जनता को जागृत करने का काम और सक्रिय बनाना, बिल्कुल जनता को जागराने और उनको एक्टिव करने का प्रयास किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। गरम दल का उद्देश्य था जनता को राष्ट्र के लिए तैयार करना, उसमें राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। इस विचारधारा ने राष्ट्रीय आंदोलन में नई चेतना को जन्म दिया, ठीक है। आगे देखेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न, बहिष्कार आंदोलन किस प्रवृत्ति से जुड़ा रहा है। बहिष्कार आंदोलन बताएं।
बहिष्कार आंदोलन जो है गर्मपंथ की विचारधारा से जुड़ा रहा है। बहिष्कार, गर्मपंथी नेताओं ने विदेशी वस्त्रों, अंग्रेजी शिक्षा और संस्थाओं का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। स्वदेशी को अपनाने की नीति बनाई। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद तेजी से उभरा और बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा इस आंदोलन के बाद में, क्योंकि बंगाल विभाजन के कुछ सालों के बाद में आप देखते हैं जॉर्ज पंचम प्रिंस ऑफ वेल्स थे, राजकुमार थे वेल्स के, वो भारत में दौरा उनका था, मतलब भारत में आने वाले थे और उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और उस समय वहां पर तमाम आंदोलन चल रहा था ताकि जो है ब्रिटेन के शासक को यह न पता चले कि भारत में सारी चीजें बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि राजा महाराजा नहीं जानते, जैसे मोदी जी जब आने वाले होते कश्मीर, मतलब कश्मीर में जाने होते हैं या फिर अयोध्या में या कहीं पर कोई बड़े नेता आने वाले होते तो आसपास के इलाकों में साफ सफाई हो जाती है, सब कुछ व्यवस्था हो जाती है। तो ऐसे ही हो जा मतलब कि ऐसे भी जो है होता था यहाँ पर, ठीक है। तो गर्मपंथी नेताओं ने विदेशी वस्त्रों, अंग्रेजी शिक्षा और संस्थाओं का बहिष्कार कर स्वदेशी को अपनाने की नीति बनाई। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद तेजी से हुआ। यहाँ पर भी क्या हुआ, जब जॉर्ज पंचम को आने वाले थे, जॉर्ज पंचम जब आए तो फिर उनके जो है ये आंदोलन जो चल रहा था इसको फिर दबाने के लिए बंगाल का विभाजन जो था उसको खत्म कर दिया गया, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया और इस तरीके से तब जनता जो है आंदोलन से हटी। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय आंदोलन के दो विचारात्मक ध्रुव किन्हें माना जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन के दो विचारात्मक ध्रुव किसको मानते हैं? नरम दल और गरम दल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, नरम दल और गरम दल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दो विचारधाराएं प्रमुख रही। एक नरम दल जो थे सुधारवादी संवैधानिक तरीके से बात करते थे अपनी, गरम दल के लोग जो थे प्रत्यक्ष कार्रवाई और राष्ट्रवादी जागरण की बात किया करते थे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन साहब देखिएगा। प्रश्न, नरमपंथी नेताओं में से एक प्रमुख नेता कौन थे? नरमपंथी नेताओं में विपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता हैं, ये नहीं थे, बाल गंगाधर गरम दल के हैं, लाला लाजपत राय गरम दल के हैं। दादा भाई नौरोजी जो है ये नरम दल के नेता थे, विपिन चंद्र पाल बालपाल जो थे वो गरम दल के हैं तीनों। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रवाद के आरंभिक नरमपंथी नेता थे, द्वितीय अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, दूसरे अध्यक्ष थे। उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी, इसके माध्यम से ब्रिटिश शोषण को उजागर किया और ब्रिटिश संसद में भी भारतीयों की आवाज को उठाया। यानी यहाँ से जो धन निकासी का सिद्धांत है, ये सिद्धांत दिया किसने? इन्होंने। ये कहते थे दादा भाई नौरोजी की यहाँ से सारा धन लूट करके अंग्रेज लोग ले जा रहे हैं, उसकी पूरी पुष्टि की विज्ञान मतलब तथ्य के साथ, पूरा प्रमाण के साथ भारतीयों को बताया कि भारत का धन किस तरीके से अंग्रेज लोग यहाँ से ले जा रहे हैं, किस तरीके से हमको लूटा जा रहा है, पूरी जानकारी दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर दी, ठीक है। आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, नरमपंथियों का मानना था कि भारत में सुधार किसके माध्यम से आ सकता है? तो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से नहीं, विदेशी मदद के माध्यम से नहीं, ब्रिटिश सरकार से संवाद और याचना के द्वारा हम सुधार कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। नरमपंथी विश्वास करते थे ब्रिटिश शासन में रह करके भी सुधार संभव है, इसलिए वो सुधारवादी नीति अपनाते थे, जैसे प्रार्थना पत्र लिखते थे, याचिका प्रस्ताव वगैरह किया करते थे, जिसको खारिज कर दिया था। 13 नंबर, किस अधिनियम में गरम और नरम दल के बीच खुला संघर्ष हुआ? किस आंदोलन के दौरान हो? सूरत अधिवेशन के दौरान 1907 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूरत अधिवेशन में गरम दल तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहता था, गरम दल के लोग, जबकि नरम दल के लोग जो है राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसी संघर्ष की वजह से कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गरम दल का उद्देश्य क्या था? गरम दल का उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र बनाना, ठीक है, भारत को स्वतंत्र बनाना इसका उद्देश्य था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरम दल अंतिम उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलवाना था, वे भारतीय संस्कृति, भाषा और स्वशासन के पक्षधर थे शुरुआत से ही। 15 नंबर, गरमपंथी के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे, स्वदेशी विश्वास करते थे और सीधा विरोध करते थे। याचना और प्रार्थना पत्र में ये लोग विश्वास करते थे, नरमपंथी लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो बार बार वही चीज नहीं पढ़ना चाहिए, एक ही चीज वहां पर है। लाल बाल पाल किस प्रवृत्ति के नेता माने जाते हैं? लाल बाल पाल जो है गरमपंथी नेता माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, कांग्रेस में गरम और नरम दल के मतभेदों का मुख्य कारण क्या था? नेतृत्व का संघर्ष या विदेशी हस्तक्षेप
यह आंदोलन की रणनीति और दृष्टिकोण, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंदोलन की रणनीति अच्छी नहीं थी, इस वजह से गर्म दल के नेता सामने आए। गर्म दल क्रांतिकारी और संघर्षशील नीति चाहता था, जबकि नरम दल संवाद और शांतिपूर्ण तरीके से विधियों का पक्षधर था। यही दृष्टिकोण का अंतर विभाजन का कारण बना और 1907 में प्रायः आप देखते हैं पूरा अंतर हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ काल, 1905 में स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू हुआ, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का मुख्य आधार था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर देना। ठीक है, इस तरीके से ये स्वदेशी आंदोलन जो था, इसमें ये सारी चीजें जो है चल रही थी लगातार, और बहुत ही बारीकी के साथ आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोर्स से ज्वाइन होना तो आप जुड़ सकते हो, ऐसे ही ये सब ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और लिखित का भी मिल जाएगा। एसएमएस कीजिए 9161 93 60 62, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर का नाम। प्रथम सेमेस्टर में आप है, सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए लगेगी। 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। एक स्कैनर आपके पास भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। ठीक है, आप ये फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से आप फीस जमा करवाएंगे, फीस जमा करवा करके जैसे आप हमारे पास भेजेंगे, स्क्रीनशॉट आपको भेजना पड़ेगा पेमेंट का। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। ठीक है, वहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सभी चैप्टर्स के लिए तैयार हो रही है। मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर, लिखित टाइप के मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैराथन क्लास, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा, साल फा में मिलेगा। इसमें एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके सब्जेक्ट जैसे 3 मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, एक माइनर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट, सभी इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपकी करवाई जाएगी। यह बात आप ध्यान रखिएगा, मात्र 100 रुपए फीस में। तो जिनको भी जुड़ना है वो तुरंत जुड़ जाइए, मात्र 100 रुपए में। आप अगर एक सब्जेक्ट की सीरीज खरीदो कितने की पड़ेगी, लगभग में आपकी एक सब्जेक्ट की सीरीज 60 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, और 5 खरीदेंगे कितना हो जाएगा, 56 300 रुपए आप इसमें डाउन करेंगे, 300 रुपए आप इसमें खर्च करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप 100 रुपए फीस जमा करके हमारे कोर्स में ज्वाइन होते हैं तो मात्र 100 रुपए में आपको सब कुछ मिलेगा। पूरा 6 महीने तक आपको उसमें ग्रुप में जुड़े रहेंगे, जानकारी मिलती रहेगी। आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे, आपको कोई डाउट होगा, कोई सवाल आपका होगा, पेपर से संबंधित रणनीति वगैरह क्या कुछ कैसे होता है, सब कुछ आपको बताया जाता है, सारी जानकारी आपको मिलेगी, सब कुछ आपको व्यवस्थित तरीके से मिलेगा। तो आप तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे हर एक चैप्टर के। अब अगला चैप्टर आएगा तीसरा नंबर, यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, यूनिट नंबर 2 का चैप्टर 1 आएगा। देखिए 19, गर्मपंथियों की दृष्टि में स्वतंत्रता प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग क्या था। इसका सर्वोत्तम मार्ग क्या था बेटा, गर्मपंथियों की दृष्टि में स्वतंत्रता प्राप्ति का? ब्रिटिश संसद भागीदारी, बिल्कुल भी नहीं। जन जागरण और संघर्ष, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वे मानते थे कि जब तक जन समर्थन और संघर्ष नहीं होगा तब तक अंग्रेज सत्ता नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए राष्ट्रवाद जन आंदोलन बनना जरूरी था। 20वां नंबर क्वेश्चन आ चुका, गर्म दल का मुख्य आर्थिक विचार क्या था। इसका मुख्य आर्थिक विचार था गर्म दल के नेताओं का, क्या विचार था, ब्रिटिश आर्थिक समर्थन नहीं, पूंजीवाद नहीं, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1906 में गर्म दल के प्रभाव से कोलकाता में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में स्वतंत्र भारतीय संस्कृति आधारित शिक्षा को देना। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है गर्मपंथी नेताओं की रणनीति में कौन सा बिंदु शामिल नहीं था। बताएं तो गर्मपंथी नेताओं की रणनीति में कौन सा बिंदु शामिल नहीं था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, हथियार बंद के लिए, हथियार बंद विद्रोह नहीं शामिल था, बाकी सब शामिल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, इस आंदोलन से गर्म दल अधिक लोकप्रिय हुआ। बताएं, बंगाल विभाजन विद्रोही विरोधी आंदोलन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से गर्म दल के नेता फेमस हो गए, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जब आंदोलन हुआ तो गर्म दल की विचारधारा को व्यापक जन समर्थन मिला। यह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप में विकसित हुआ था।
24 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, गर्मपंथियों ने राष्ट्रीयता को किसने जोड़ करके देखा गया? धार्मिक भावना नहीं, जन जागरण, संघर्ष और बलिदान से जोड़ करके देखा गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, गर्म दल की विचारधारा का प्रभाव किस पर पड़ा? गर्म दल की विचारधारा का प्रभाव किस पर पड़ा था? किस पर पड़ा? क्रांतिकारी आंदोलनों पर पड़ा, जो क्रांतिकारी आंदोलन बाद में हुए उस पर पड़ा। गर्म दल की राष्ट्रवादी भावना सक्रियता ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। उन्होंने आत्म बलिदान और स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप लोगों ने ये चैप्टर्स को समझ लिया, दूसरे चैप्टर को भी समझ लिया। अब आगे चल करके हम तीसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। जल्द ही आपको सूचना मिलेगी तीसरा चैप्टर कैसे आएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। तीसरा चैप्टर मतलब कि आपका यूनिट नंबर 2 का जो है सिलेबस आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। यूनिट नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस चीजों को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपने बर्थ, ग्रोथ एंड द पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट आपने देखा, ये पूरे यूनिट नंबर 1 में। अब दूसरा जो यूनिट आपका आएगा उसमें क्या हम चर्चा करेंगे, दूसरी यूनिट में हम लोग स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चर्चा करेंगे। और या अभी मैं चर्चा करूंगा, जैसे इसी एक वीडियो और आ जाएगी, चैप्टर नंबर 3 आपकी मैं ला दूंगा, यूनिट नंबर 1 की चैप्टर 3। इसमें हम सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें हम असहयोग आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन और आपके कुछ और आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह जो कुछ भी हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, काकोरी कांड, ये सब जो कांड कुछ कुछ हुए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं, उसको मैं अपनी तरफ से जो चीजें बना करके दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा, परेशान नहीं होना है, उसके लिए मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तीसरा चैप्टर भी आएगा इसका, इसमें हम इन सभी आंदोलनों से रिलेटेड वीडियो बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्ला एचडी पॉइंट के अलावा 2 चैनल आपके और है, को करिकुलर मास्टर और पीए क्रेकर, उस दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर अंदाज में होती है। सभी दोस्तों से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास, और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।